नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास कुमार हिंदी धारा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे हिंदी व्याकरण है, इसके दूसरे टॉपिक वर्ण विचार पर बात कर रहे थे बच्चों। और वर्ण विचार के अंदर हमने स्वर और व्यंजन उनका विभाजन कर लिया, वर्गीकरण कर रहे थे हम स्वर और व्यंजनों का। और सबसे पहले हमने स्वर का वर्गीकरण किया था। स्वर के वर्गीकरण में हमने स्वर को 4 प्रकार से बांट लिया। सबसे पहली बात की थी हमने जाति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, सहजातीय और विजातीय। उसके बाद बात की थी हमने कि कंठ की मांसपेशियों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, स्थिर स्वर और दृढ़ स्वर 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद हमने बात कर ली कि उच्चारण या अनुनासिकता के आधार पर कितने होते हैं, सानुनासिक और निरनुनासिक। अंतिम बात हमने की थी कि मात्रा व उच्चारण काल के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा व उच्चारण काल के आधार पर हमने बात कर ली थी कि 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। विद्यार्थियों, अंतिम विभाजन है, 5वां विभाजन है, वो है प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर स्वरों का प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, प्रयत्न के आधार पर बात कर रहे हैं हम कि प्रयत्न के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर प्रयत्न 2 प्रकार से किया जाता है। प्रयत्न के आधार पर 2 प्रकार से होते हैं। प्रयत्न 2 प्रकार से किया जाता है। जो पहला प्रयत्न किया जाता है वो है अभ्यंतर प्रयत्न। सबसे पहली बात तो यही है कि प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, प्रयत्न कितने प्रकार से करते हैं हम, क्या होता है प्रयत्न, कितने प्रकार से करते हैं। उसके बाद दूसरा है वो है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न 2 प्रकार से प्रयत्न करते हैं हम। यानी हमारे फेफड़ों से हवा उठती है और मुंह के द्वारा बाहर निकलती है। अब केवल हवा का अंदर बाहर होना किसी व्यंजन या किसी स्वर को उच्चारण नहीं करवा सकता। उसके लिए हमारी बॉडी है, हमारे शरीर को कुछ न कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। 2 प्रकार से प्रयत्न करते हैं, एक तो अभ्यंतर प्रयत्न करते हैं और एक बाह्य प्रयत्न करते हैं। अब सबसे पहली बात है कि अभ्यंतर प्रयत्न किसे कहा जाता है। जब हम किसी भी स्वर को बोलते हैं तो जो प्रयत्न हम एफ और अभ्यंतर, एफ और आरंभ, जो प्रयत्न हम आरंभ में करते हैं वो अभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। आरंभ में करते हैं वो अभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। एफ और अभ्यंतर, एफ और आरंभ इस प्रकार कर लो। बहुत सी किताबें आपको बताएगी कि जो शरीर के अंदर के अंग करते हैं वो अभ्यंतर प्रयत्न होता है, जो शरीर के बाहर के अंग प्रयत्न करते हैं वो बाह्य प्रयत्न होता है, जबकि यह बात पूर्णतः असत्य है। जब हम किसी भी वर्ण को बोलते हैं तो हमारे शरीर के अनेक अंग लगते हैं उसको बोलने में, विशेष करके उच्चारण अंग लगते हैं। कंठ है, होठ है, दांत है, तालु है, जीभ है। जो सबसे पहले अंग लगेगा वो अभ्यंतर प्रयत्न है, और उच्चारण करने में जिन अंगों का सबसे बाद में प्रयोग होता है वो बाह्य प्रयत्न है। बाह्य प्रयत्न की परिभाषा क्या लिखूंगा, जो सबसे बाद में प्रयत्न होता है, जो सबसे बाद में प्रयत्न होता है या किया जाता है, जो सबसे बाद में प्रयत्न होता है या किया जाता है वो कहलाता है बाह्य प्रयत्न। ये तो प्रयत्न की बात हो गई कि अभ्यंतर करते हैं और बाह्य करते हैं। फिर बेटा इसके अंदर और विभाजन है कि अभ्यंतर प्रयत्न है यह कितने प्रकार का होता है, ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार से करते हैं अभ्यंतर प्रयत्न। और जो बाह्य प्रयत्न है ये कितने प्रकार से करते हैं, ये 1 प्रकार से करते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न है वो 2 प्रकार से करते हैं और बाह्य प्रयत्न है वो 1 प्रकार से करते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न है ये 2 प्रकार से करते हैं, 2 प्रकारों से करते हैं। तो 2 प्रकार कौन कौन से अभ्यंतर प्रयत्न के, एक तो हम करते हैं किसके आधार पर, जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर, जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर करते हैं। और एक हम करते हैं कोई किसके आधार पर, मुखाकृति या फिर
तालु के आधार पर, दो प्रकार से करते हैं। जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर करते हैं या मुखाकृति के आधार पर करते हैं, दो प्रकार से। और जो बाह्य प्रयत्न है ये एक प्रकार से करते हैं, एक प्रकार से करते हैं। कौन सा है प्रकार? वो होठों की स्थिति के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर इस प्रकार से करते हैं भाई। ठीक है, वैज्ञानिक विभाजन है पूर्णतः सीधा ही नहीं करवाया मैंने आपको कि एक तो जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर बताइए, मुखाकृति के आधार पर बताइए, होठों की स्थिति के आधार पर बताइए। मैंने वैज्ञानिक बात की है कि प्रयत्न दो प्रकार से किया जाता है, अभ्यंतर प्रयत्न होता है, एक बाह्य प्रयत्न होता है। ठीक है, जो आरंभ में प्रयत्न किया जाता है वो अभ्यंतर है, और जो उच्चारण करने में सबसे बाद में प्रयत्न किया जाता है वो बाह्य प्रयत्न है। अभ्यंतर प्रयत्न दो प्रकार से करते हैं, कौन कौन सा? जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर और मुखाकृति या तालु के आधार पर, दो प्रकार का। पहला तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया। और जो बाह्य प्रयत्न करते हैं वो एक प्रकार से करते हैं, किसके आधार पर? होठों की स्थिति के आधार पर। अब हम इसको थोड़ा सा गहराई से देखते हैं, क्या है ये। आगे बात कर रहा हूं मैं, प्रयत्न दो प्रकार का है। पहला प्रयत्न क्या है? पहला प्रयत्न है एक नंबर, वो क्या है? वापस वही बात है, कौन सा प्रयत्न है? अभ्यंतर प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न है। अभ्यंतर प्रयत्न करते कितने प्रकार से हैं? दो प्रकार से करते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न है कितने प्रकार से करते हैं? दो प्रकार से करते हैं। पहला प्रकार क्या है? पहला प्रकार जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर। किसके आधार पर? जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर। जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर। यह रहा जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर। कितने प्रकार से करते हैं जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर? तीन प्रकार से करते हैं, तीन प्रकार से करते हैं। पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? अग्र स्वर। दूसरा कौन सा है? दूसरा है मध्य स्वर। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है पश्च स्वर। तीन प्रकार से करते हैं। जीवा की क्रियाशीलता का मतलब है कौन से स्वर को बोलने में जीव का कौन सा भाग प्रयोग में आएगा, कौन सा भाग क्रियाशील रहेगा, एक्टिव रहेगा, कौन सा भाग? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। परिभाषा करने की आवश्यकता नहीं है। क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का भाग क्रियाशील रहे वो अग्र स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य का भाग क्रियाशील रहे वो मध्य स्वर कहलाता है, और जीभ के पीछे का भाग क्रियाशील रहे वो पश्च स्वर कहलाता है। ठीक है, इतनी बात। हाँ, क्या बात कर रहे थे? प्रयत्न के आधार पर दो प्रकार का, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न जो आरंभ में किया जाता है, बाह्य प्रयत्न जो बाद में किया जाता है। एफ और अभ्यंतर, एफ और आरंभ, बैफ और बाह्य, बैफ और बाद में किया जाने वाला प्रयत्न, दो प्रकार का। अभ्यंतर प्रयत्न है ये दो प्रकार से करते हैं, जीवा की क्रियाशीलता और मुखाकृति के आधार पर। और बाह्य प्रयत्न एक प्रकार से करते हैं, होठों की स्थिति के आधार पर। अब बेटा इन तीनों को करना है, एक तो इसको करना है, एक इसको करना है, एक इसको करना है, तीनों को करना है। ध्यान होना चाहिए कि ये दोनों तो अभ्यंतर प्रयत्न है और ये होठों वाला बाह्य प्रयत्न है। बात कर रहे थे हम अभ्यंतर प्रयत्न की, पहला कर रहे हैं हम जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर, अग्र, मध्य और पश्च। परिभाषा भी हो गई आपकी, परिभाषा भी हो गई। अब देखिए बच्चों कि अगर स्वर है, याद रखने के लिए क्या तरीका है। यहां देखिए ए है, ए, इसमें ए आ रहा है और इसमें कहीं ए नहीं आ रहा, न तो मध्य में ए है न पश्च में है। अब बेटा जो ए आ रहा है उसमें वो स्वर आएंगे जिसमें ए नहीं आता। ए नहीं आता, नहीं आता का मतलब क्या है? अगर स्वर है उसमें जिसमें ये ए की आकृति, ए की आकृति है, ये स्वर नहीं आएंगे। अगर में ए है
तो इसका जस्ट विपरीत ये हो जाएगा कि जिसमें ए की आकृति नहीं है वो कहां आएंगे, अगर स्वर में आएंगे। अब बेटा ए की आकृति वाले बच गए, ए की आकृति वाले बच गए। कौन कौन से बच गए? सारे ही बच गए। 5 आए हैं, 6 बच गए, 11 होते हैं कुल। 5 यहां आ गए, 6 बच गए ए की आकृति वाले। ए की आकृति वालों में से केवल ए मध्य स्वर है, केवल ए क्या है? मध्य स्वर है, जिसमें ए की आकृति मध्य स्वर है। बाकी बचे हुए सारे के सारे पश्च स्वर है। कौन कौन से बच गए? ए वाले आ, उ, ओ और औ, ये बच गए। ये है पहला विभाजन, अभ्यंतर प्रयत्न। पहला प्रयत्न जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर 3 प्रकार का, अगर, मध्य और पश्च। परिभाषा भी ध्यान रखनी है, जिनमें जीव का आगे का भाग क्रियाशील रहता है अगर, जीव के बीच का भाग क्रियाशील रहता है मध्य, और जीव के अंतिम भाग क्रियाशील रहता है, वो क्या कहलाता है? पश्च स्वर कहलाता है। जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर अगर, मध्य और पश्च। पहला अभ्यंतर प्रयत्न हमारा ये हो गया, ये रहा। अब बात करते हैं दूसरे प्रयत्न की। किसके आधार पर? मुखाकृति के आधार पर। पहला प्रयत्न अभ्यंतर प्रयत्न हमने कर लिया। दूसरा प्रयत्न है वो है मुख की आकृति, मुख की आकृति यानी मुखाकृति, या फिर क्या बोलूंगा मैं, मुखाकृति व तालु के आधार पर। कितने प्रकार से करते हैं? 4 प्रकार से करते हैं। मुखाकृति व तालु के आधार पर कितने प्रकार से करते हैं? 4 प्रकार से प्रयत्न करते हैं। 4 प्रकार से। पहला प्रयत्न करते हैं, उसका नाम है, क्या नाम है? संवृत। संवृत। दूसरा है, वो है, क्या है वो? इस संवृत के आगे एक नाम लगाना है, अर्ध संवृत। 4 प्रकार से करना है संवृत, फिर इसी के आगे अर्ध नाम लगा लेना है, अर्ध संवृत। फिर तीसरा है, तीसरे का नाम है विवृत, और इस विवृत को निवृत भी कह सकते हो आप, निवृत भी कह सकते हो, विवृत या निवृत। फिर बेटा चौथा है, वो यहां संवृत के आगे अर्ध लगाया था तो यहां भी अर्ध लगा दोगे। क्या बना दोगे? क्या बना दोगे? अर्ध विवृत, या बना दोगे, क्या बना दोगे? अर्ध निवृत, अर्ध विवृत या अर्ध निवृत। 4 प्रकार से। पहले तो इन चारों के नाम याद रखना, संवृत, अर्ध संवृत, विवृत या निवृत, अर्ध विवृत या अर्ध निवृत। ठीक है, ये दूसरा प्रयत्न है, अभ्यंतर प्रयत्न है और दूसरा है, 2 ही प्रकार से होते हैं। दूसरा ये रहा। अब यहां से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको? सबसे पहली बात तो ये है कि संवृत है, इसका अर्थ होता है बंद होना। संवृत का अर्थ क्या होता है? बंद होना। और इसका अर्थ फिर क्या है? इसका अर्थ है खुलना। एक तो अर्थ ध्यान रखना, संवृत का अर्थ होता है बंद होना, और विवृत या निवृत दोनों का ही अर्थ क्या होता है? दोनों का ही अर्थ होता है खुलना। क्या बंद होता है, क्या खुलता है? क्या बंद होता है? मुख। मुख की आकृति के आधार पर है तो मुख खुलेगा और बंद हो जाएगा। पहली बात, अर्थ हो गया। फिर बेटा अगर आपको संवृत का विलोम शब्द पूछे तो क्या बताना है? विवर्त, या फिर बता सकते हो निवृत। संवृत का विलोम शब्द क्या होता है? विवरित होता है या होता है निवृत। अब बेटा इसकी परिभाषा, सबसे पहली बात गौर करना, परिभाषा। सत्य असत्य प्रश्न पूछते हैं, यहां से परिभाषा में से प्रश्न पूछते हैं, सत्य और असत्य प्रकार का प्रश्न पूछते हैं। क्या होगा? जीभ है वो तालु के निकट चली जाएगी। हमें एक तो तालु के आधार पर करना है, एक जीभ के आधार पर करना है। क्या लिख रहा हूं मैं? जीभ तालु के निकट पहुंचकर, तालु के निकट पहुंचकर क्या कर देती है? मार्ग बंद कर देती है, मार्ग बंद कर देती है। पहली बात यहां तक
तालु के आधार पर है, ये जीभ है, इसकी ये सामान्य स्थिति है। अब ये जीभ क्या करेगी, तालु के निकट पहुंच गई, तालु के निकट पहुंच गई तो फेफड़ों से उठने वाली हवा है उसके बीच में अवरोध आ गया, रुकावट आ गई, रुकावट आ गई, मारक को क्या कर दिया, बंद कर दिया। जीभ तालु के निकट पहुंचकर मारक को बंद कर देती है, मारक को बंद कर देती है तो कम वायु बाहर निकलती है। मुंह के द्वारा जो वायु बाहर निकलेगी वो कम वायु बाहर निकलती है, कम वायु बाहर निकलती है। ये रही, कम वायु बाहर निकलती है, कम वायु बाहर निकलती है। अब बेटा कम वायु बाहर निकलेगी तो क्या होगा, मुंह को कम खोलने की आवश्यकता होगी। वायु ज्यादा है तो मुंह ज्यादा खुलेगा, वायु ही कम आ रही है तो मुंह है वो सबसे कम खुला रहता है, सबसे कम खुला रहता है, निकलती है। अतः मुख सबसे कम खुला रहता है, कम खुला रहता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई। मुख क्या होगा, सबसे कम खुला रहेगा, मुख सबसे कम खुला रहेगा। स्पेस कम है, मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूं इसको, 2 नंबर है वो। अर्धसंवरित, अर्धसंवरित था, ये रहा अर्धसंवरित। ये पहला विभाजन हो गया, पहले विभाजन की परिभाषा हो गई। क्या होगा, जीभ है वो तालु के निकट पहुंच जाती है, तालु के निकट पहुंचकर मारक को बंद कर देती है, मारक बंद कर देती है तो कम वायु बाहर निकलने की आवश्यकता होती है, कम वायु बाहर निकलेगी तो मुख सबसे कम खुला रहेगा। कौन कौन से स्वर आएंगे, स्वर कौन कौन से आएंगे, स्वर आएंगे बेटा ई, उ और री, ये रहे। अब ध्यान रखना, ये देखो यहां तो ई ए आई और री है अगर स्वर में, गौर करना, ई ए आई और री है, लेकिन यहां क्या है, ई सेम है, री समान है, लेकिन ए आई की जगह उ है। एक बार याद रहेंगे, लेकिन कुछ समय बाद बेटा ये कंफ्यूज पैदा कर देते हैं, मिक्स हो जाते हैं कि अगर में कौन से थे, ये वाले अगर में थे या थे संवृत में, ये कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, तो गौर करना थोड़ी सी। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि एफ और अगर है इसके जस्ट उल्टे आएंगे, जिसमें ए की आकृति नहीं आ रही, ए की आकृति नहीं आ रही वो अगर है, यहां ए की आकृति आ रही है ऊ में, तो ये अगर न होकर क्या है, संवृत है। पहली बात अगर स्वर, सॉरी संवृत। अब क्या होगा बेटा, इसमें किसमें, अर्धसंवृत में। अर्धसंवृत में क्या होगा, एक ही बात लिखनी है केवल, इसमें मुख है, मुख किससे, संवृत से, मुख संवृत से थोड़ा अधिक खुला रहता है। संवृत से क्या होगा, थोड़ा अधिक खुला रहता है, संवृत से थोड़ा अधिक खुला रहेगा। सबसे कम है इसमें, सबसे कम खुला रहता है, और इससे थोड़ा अधिक इसमें खुला रहेगा। कौन कौन से हैं, ऐ का छोटा रूप, कौन कौन से आएंगे, ऐ का छोटा रूप यानी ए, और औ का छोटा रूप यानी ओ, ये रहे ए और ओ। 11 होते हैं कुल, कितने आ गए आपके पास, 2 2 4 5 5 और 2 7 आ गए। ठीक है, यहां तक। अब बेटा क्या है, ये है संवृत, इसका जस्ट उल्टा ये है विवर्त। परिभाषा इन दोनों की ध्यान रखना, यहां तो केवल इतना ही है कि संवृत से थोड़ा अधिक खुला रहता है। अब बात कर रहा हूं मैं विवर्त की या निवृत्त की, विवर्त या निवृत्त की। क्या होगा, जीभ है वो सामान्य स्थिति में रहती है, यहां तो क्या होती है, जीभ तालु के निकट पहुंच जाती है, और यहां क्या लिखूंगा, जीभ सामान्य स्थिति में रहती है, सामान्य स्थिति में रहती है। पहली बात तो ये है, जीभ है वो
सामान्य स्थिति में रहती है। सामान्य स्थिति का मतलब क्या है? सीधी रहती है जीभ, सामान्य स्थिति में रहती है। तो वायु है जो फेफड़ों से उठती है, वो वायु में रुकावट पैदा नहीं होती, रुकावटें पैदा नहीं होती, कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता, वायु में रुकावट पैदा नहीं होती, कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता, जीभ सीधी रहती है सामान्य स्थिति में। फेफड़ों से जो उठने वाली हवा है उसके अंदर कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। तो क्या होगा? अधिक वायु बाहर निकलती है, अधिक वायु बाहर निकलती है, अधिक वायु बाहर निकलती है, अधिक वायु बाहर निकलेगी, अधिक वायु बाहर निकलती है और वायु ज्यादा निकलेगी। अतः क्या है? क्या होगा? अतः मुख है, मुख क्या होगा? सर्वाधिक खुला रहेगा, सर्वाधिक खुला रहेगा। ये रहा, सर्वाधिक खुला रहेगा। इसके जस्ट अपोजिट है, उल्टा है, सर्वाधिक खुला रहेगा। परिभाषा क्या है? जीभ है वो सामान्य स्थिति में रहती है, फेफड़ों से उठने वाली हवा है उसके बीच में कोई रुकावट नहीं आती, कोई रुकावट नहीं आती, तो अधिक वायु बाहर निकलेगी, अधिक वायु बाहर निकलेगी, तो मुख है वो सर्वाधिक खुला रहेगा, सर्वाधिक खुला रहेगा। कौन कौन से हैं? कौन से हैं? अकेला आ है, आ। ये क्या है? दूसरा प्रकार, दूसरा प्रकार है। उसके बाद तीसरा, सॉरी चौथा कौन सा था? चौथा था बेटा हमारा अर्ध विवरित, या फिर क्या बोलते हैं उसको? अर्धनिवृत्त बोलते हैं, अर्ध विवरित। इसमें क्या होगा? इसमें सबसे कम है, इससे थोड़ा अधिक है, वो यहां है, सर्वाधिक यहां है। तो इसकी स्थिति क्या होगी? इससे तो थोड़ा अधिक, यानी अर्ध संवृत है, इससे थोड़ा अधिक मुंह खुलेगा और इससे थोड़ा कम खुलेगा। क्या लिखूं मैं? कि अर्ध संवृत से थोड़ा अधिक, अर्ध संवृत से अधिक खुलेगा, अधिक, परंतु विवृत से थोड़ा सा क्या होगा? थोड़ा सा कम खुलेगा, थोड़ा कम दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा कम खुलेगा, ठीक है, थोड़ा कम खुलेगा। अब बेटा कौन कौन से रह गए? एक तो रह गया ए, ये रहा है, फिर बेटा आ यहां आ गया, ई उ ए आ गया, क्या रह गया? ए का बड़ा रूप आई रह गया, आई रह गया, और उसके बाद ओ आ गया, ओ का बड़ा रूप, यानी स्पेस कम है बेटा मेरे पास, ओ आ गया। ए, आई और ओ कितने हो गए? 5, 2 7, 1 8, 8 और 3 11 हो गए। ये है बेटा किसके आधार पर? प्रयत्न दो प्रकार से, बार बार बता रहा हूं मैं, प्रयत्न दो प्रकार से, अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर प्रयत्न की परिभाषा क्या है? जो हम आरंभ में करते हैं वो अभ्यंतर कहलाता है, जो हम बाद में करते हैं बैफ और बाह्य, बैफ और बाद में करते हैं वो बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार से करते हैं? 2 प्रकार से, जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर, मुखाकृति या तालु के आधार पर। बाह्य प्रयत्न 1 प्रकार से, होठों की स्थिति के आधार पर। अभ्यंतर प्रयत्न 2 प्रकार से करते हैं, जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर। कितनी तरह से? 3, अग्र, मध्य, पश्च। आगे क्या है? दूसरा है मुखाकृति तालु के आधार पर 4, संवृत, अर्ध संवृत, विवृत, अर्धविवृत। संवृत में क्या होगा? जीभ है वो तालु के निकट पहुंच जाएगी, हवा है उसके अंदर रुकावट पैदा होगी, कम वायु बाहर निकलेगी, मुख सबसे कम खुला रहेगा, इससे थोड़ा अधिक, फिर सर्वाधिक, फिर इसकी कंडीशन क्या है? सबसे कम है, इससे थोड़ा अधिक, इससे थोड़ा अधिक, सर्वाधिक। इसमें सर्वाधिक है, इससे थोड़ा कम, इससे थोड़ा कम और सबसे कम। यह था बच्चों
दूसरा विभाजन अभ्यंतर प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न। अब हमें क्या करना है, हमें बाह्य प्रयत्न करना है। हमें क्या करना है, बाह्य प्रयत्न करना है। एक प्रकार से किया जाता है, किसके आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर। दूसरा प्रयत्न है, पहला अभ्यंतर था, ये क्या है, ये क्या है, ये है बाह्य, बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न है। एक ही प्रकार से करते हैं हम, एक ही प्रकार से करते हैं, किसके आधार पर, होठ बोल दो चाहे ओष्ठ बोल दो, ओष्ठों की, ओष्ठों की स्थिति के, ओष्ठों की स्थिति के आधार पर कितने प्रकार से करते हैं, दो प्रकार से। जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर 3, अग्र मध्य पश्च। मुखाकृति तालु के आधार पर 4, संवर्त, अर्ध संवर्त, विवर्त, अर्धविवर्त। और होठों की स्थिति के आधार पर 2, पहला है वृत्ताकार, वृत्ताकार, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है अवृत्ताकार, वर्ताकार और अवृत्ताकार। परिभाषा करने की क्या आवश्यकता है, नहीं है। क्यों, होठों की स्थिति है, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ है वो वर्ताकार हो जाएं, गोल गोल हो जाएं, वो तो क्या है, वर्ताकार स्वर, गोल गोल हो जाएं, होठ गोल गोल हो जाएं, वो तो है वर्ताकार। और फिर यहां क्या लिखोगे, गोल गोल नहीं हो, नहीं। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ सामान्य स्थिति में रहे, सामान्य स्थिति के अंदर होठों की आकृति क्या होती है, इस प्रकार की होती है ना, होठों की आकृति सामान्य स्थिति के अंदर। तो सामान्य स्थिति के अंदर क्या है, होठ सामान्य स्थिति के अंदर रहे, वो क्या है, अवर्ताकार है। ध्यान रखना, ये तो सामान्य स्थिति है होठों की, अवर्ताकार यानी गोल गोल नहीं होते, सामान्य स्थिति में रहते हैं, और ये क्या हो जाते हैं, गोल गोल हो जाते हैं वर्ताकार में। कौन कौन से स्वर आएंगे भाई, परिभाषा हो गई ना, कि जिन स्वरों के उच्चारण में होठ है वो वर्ताकार हो जाएं, गोल गोल हो जाएं, वर्ताकार है, सामान्य स्थिति में रहे अवर्ताकार है। कौन कौन से आएंगे, गोल गोल किस में होते हैं, उ, उ, उसके बाद बेटा ओ, और उसके बाद ओ। ये तो क्या है, वर्ताकार है। और बाकी जो बच गए सारे के सारे, कौन कौन सा बच गया, ए बच गया, आ बच गया, फिर दोनों ई बच गई, फिर बेटा ए बच गया, आई बच गया। कितने हो गए, 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10। एक कौन सा रह गया, एक रह गई बेटा, री रह गई, ये रही 11। ठीक है, ये वर्ताकार है, ये अवर्ताकार है। अब बेटा बात कर रहे हैं वर्णों के विभाजन की। वर्णों के विभाजन में स्वर के विभाजन की बात की है हमने, और कुल हमने 5 प्रकार से बांट दिए, या तो 5 मानो या फिर 7 मानो। कैसे, सबसे पहले जाति के आधार पर, फिर कंठ की मांसपेशियों के आधार पर, फिर अनुनासिकता के आधार पर बांटा था, फिर मात्रा व उच्चारण काल के आधार पर बांटा था। उसके बाद बेटा 3 प्रकार से बांट दिया हमने, प्रयत्न के आधार पर, जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर, अग्र मध्य पश्च, 5 प्रकार हो गए। फिर तालु व मुखाकृति के आधार पर संवर्त, अर्ध संवर्त, विवर्त और अर्धविवर्त। और अंत में हमने बांट दिया होठों की स्थिति के आधार पर वर्ताकार और अवर्ताकार। इसी के साथ हमारे जो स्वरों का वर्गीकरण है, कितने प्रकार से बांटे गए, वो पूरा हुआ। आगे है व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण विद्यार्थियों में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक सभी विद्यार्थियों को विकास की तरफ से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।